पहाड़ से मैदान तक भूकंप से 2 बार डोली धरती। घरों और कार्यालयों से बाहर निकले लोग। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 रही। अट्ठाईस नवंबर से होगा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन। कई देशों और राज्यों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। 12 अक्टूबर को कुमाऊं आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम धामी ने की प्रधानमंत्री के दौरे की पुष्टि। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड आना कई मायने में महत्वपूर्ण। प्रदेश के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने गांधी पार्क में दिया धरना। दलित उत्पीड़न के विरोध में किया प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष बोले, भाजपा सरकार में दलित और कमजोर वर्ग का हो रहा उत्पीड़न। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर भूकंप के झटकों से फिर डोली है धरती। उत्तराखंड के कई शहरों में महसूस किए गए हैं झटके। आपको बता दें, पहाड़ों से मैदान तक महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। दोपहर 2:51 पर महसूस हुए हैं भूकंप के झटके। दिल्ली NCR तक महसूस किए गए हैं झटके। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर लोग दहशत में आ गए। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक धरती कांप उठी। उत्तराखंड के कई शहरों में महसूस किए गए हैं झटके। पहाड़ों से लेकर मैदान तक महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। दोपहर 2:51 पर महसूस हुए हैं भूकंप के झटके। दिल्ली NCR तक महसूस किए गए हैं झटके। भूकंप के झटकों से डरे लोग अपने घरों और ऑफिस से बाहर निकल आए। मामले की सूचना प्रशासन को दी गई। दोपहर 2:51 पर भूकंप के झटके उत्तराखंड में दर्ज किए गए हैं। दिल्ली NCR तक महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। यानी कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में लोगों ने भूकंप के झटकों का एहसास किया है। खबर पर हमारे सहयोगी डॉक्टर अजय डोंडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देहरादून में भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं और न सिर्फ देहरादून के स्थानों में बल्कि दिल्ली NCR तक झटके महसूस किए गए हैं। एकदम देखिए, आज दोपहर 2:51 और 52 के आसपास ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। कि केवल झटके महसूस नहीं किए गए, ये बहुत तेज भूकंप था जो रिक्टर पैमाने पर लगभग 5 से ज्यादा जिसकी तीव्रता मापी गई है। और इसके झटके दिल्ली NCR तक महसूस किए। पूरे पहाड़ों से लेकर पिथौरागढ़ से लेकर चमोली से लेकर उत्तरकाशी से लेकर देहरादून, हरिद्वार, सभी जगह ये बहुत तेज झटके थे। लोग घरों से बाहर निकल आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली NCR जोन 4 में आता है। उत्तराखंड के कई इलाके जोन 5 में आते हैं, कुछ इलाके जोन 4 में आते हैं। मतलब 4 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप, अगर 5 तक की तीव्रता का भूकंप अगर आता है रिक्टर स्केल पर, तो बहुत बड़े नुकसान की आशंका होती है इसमें, जैसे भूगर्भ शास्त्री, भूगर्भ वैज्ञानिक कहते हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि अभी तक कहीं से भी कोई जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। भूकंप का केंद्र नेपाल बताया गया। नेपाल में जमीन से नीचे करीब 10 किलोमीटर इसको आंका गया कि 10 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र था। अजय, जिस तरह से आपने बताया कि नेपाल के कुछ स्थानों पर तीव्रता दर्ज की गई है, उसके अलावा उत्तराखंड में, और जिस तरह से आपने बताया कि दिल्ली NCR तक लोगों ने झटकों को महसूस किया है, तो क्या लगता है एक बहुत बड़े स्थान पर जितनी आपने तीव्रता बताई और एक बहुत बड़ा हिस्सा इस भूकंप ने अपनी दहशत में लिया है? एकदम मैं जैसे बता रहा हूँ कि भूकंप का जो जोन 4 और 5 है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक जोन होता है। इसमें दिल्ली NCR के मैक्सिमम इलाके जोन 4 में आते हैं। मैक्सिमम इलाके उत्तराखंड के जोन 5 में आते हैं। यानी इसमें अगर 4 से 5 की तीव्रता का भूकंप भी आता है तो बहुत बड़े जानमाल के नुकसान की आशंका इसमें होती है। बहुत बड़े जानमाल का इसमें खतरा माना जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये भूकंप वास्तव में बहुत तेज था। ये 4 से ऊपर का, उससे रिक्टर स्केल पर 4 से ज्यादा का था, लगभग 5 का, और कहीं कहीं पर इसकी तीव्रता और ज्यादा मापी गई। कहीं कहीं तो 6 तक का ये भूकंप मापा गया। लेकिन फिर भी अगर कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ तो ये एक बड़ी एक राहत की बात है।
अजय, जिस तरह से आपने राहत की खबर बताई कि किसी प्रकार की जान या माल की अब तक नुकसान की खबर हम तक नहीं पहुंची है, लेकिन इस पूरे मामले पर ये जो झटके दर्ज किए गए हैं, इन पर वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है? क्या इसी तरह के झटके और भी आगे दर्ज किए जाएंगे, या फिर अभी फिलहाल कुछ किसी तरह की डरने की कोई बात नहीं है? कुछ अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से इस बारे में बात की गई देहरादून में, तो उन्होंने बस सिर्फ यही कहा कि देखिए, ऐसे भूकंप के झटके कभी भी आ सकते हैं, नेपाल में आ सकते हैं, तो नेपाल का असर पूरा उत्तराखंड में और दिल्ली एनसीआर तक पड़ता है। जी, धन्यवाद अजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री के 12 अक्टूबर को आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री का विस्तृत कार्यक्रम नहीं आया है। जब आने का पूरा कार्यक्रम आएगा तो उसको मीडिया के साथ शेयर किया जाएगा। पीएम मोदी का उत्तराखंड आना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। खासतौर से यहाँ के लोगों के लिए एक उत्सव का मौका होता है और उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम एक 12 तारीख के आसपास का प्रस्तावित हुआ है। कंफर्मेशन आने के बाद आगे का जो विस्तृत कार्यक्रम है वो बताया जाएगा, और उनका आना हमारे राज्य के लिए हमेशा ही जो है कहीं ना कहीं राज्य के लोग हमेशा चाहते हैं कि वो उत्तराखंड आएँ, और उनका भी इस देवभूमि उत्तराखंड से, यहाँ के लोगों से जो लगाव है, तो उनका आना हमेशा हमारे लिए एक उत्सव होता है, और इस बार भी हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस शुभ आगमन के उनके। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोहाघाट के संभावित दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पीएम मोदी स्वामी विवेकानंद जी की तपोस्थली लोहाघाट के अद्वैत आश्रम मायावती के दौरे पर रहेंगे। प्रशासन ने पीएम के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए लोहाघाट के राजकीय पॉलिटेक्निक छमनिया स्टेडियम जीआईसी खेल मैदान को चयनित किया है। हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग के लिए सेना के हेलीकॉप्टर ने चयनित तीनों हेलीपैडों में लैंडिंग करी और तीनों हेलीपैडों का गहनता से निरीक्षण किया गया। तो वहीं पीएम मोदी के संभावित दौरे को लेकर क्षेत्रीय जनता में काफी उत्साह है। लोगों का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोहाघाट आते हैं तो लोहाघाट की धरती में पहली बार देश के प्रधानमंत्री के कदम पड़ेंगे। क्षेत्र पंचायत सुई में यहाँ पर मायावती आश्रम में पधारने के लिए आ रहे हैं। रोड को इंटरलॉक टाइल के द्वारा यहाँ पर बननी है, जो 8 दिन में जो कार्य हमारे यहाँ पर समाप्त होगा। बहुत भरपूर क्षेत्र की जनता, विधानसभा हार्दिक स्वागत और उनका अभिनंदन। विश्व के जो सर्वमान्य नेता और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रस्तावित दौरा चंपावत जनपद के लोहाघाट विधानसभा के मायावती आश्रम का है, उसकी पूरी प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारियां चल रही हैं, और संगठन के रूप में भी हम सब लोग उनके स्वागत की पूर्ण रूप से तैयारियां कर चुके हैं। और प्रशासन की तरफ से हमें निर्देश दिए गए हैं, जिसके लिए मैं और मेरा पूरा स्टाफ एई सब युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं कार्य कराने के लिए। और ये हमारे विभाग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतने कम समय में कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करना। ये स्पोर्ट्स स्टेडियम लोहाघाट आईटीबीपी के निकट जो हेलीपैड है, वहां से हम एक इंटरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण करेंगे, और मायावती आश्रम में वाली रोड को, मायावती आश्रम वाली रोड को, उसका कुछ सुधारीकरण करेंगे, जैसे पटरी फिलिंग हो गया, नाली सफाई, झाड़ी कटान इत्यादि हो गया। इन कार्यों को, व्हाइट वॉश वगैरह हो गया, ये कार्य हमारे द्वारा किए जाएंगे। क्या इसे कम समय में समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने हेतु और गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करने हेतु। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले दिल्ली में रोड शो और कई उद्योगपतियों से उत्तराखंड में निवेश करने के लिए मुलाकात करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि यूं तो उत्तराखंड में कई लोग निवेश करने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन उत्तराखंड में किस प्रकार का निवेश आवश्यक है, किस प्रकार की पृष्ठभूमि के उद्योग लगे, ये भी सरकार देख रही है। एक शुरुआत की है, और शुरुआत के दिन से, जिस दिन से यहाँ पर इसका लोगो और वेबसाइट लॉन्च की थी, उसके बाद कर्टन रेजन का कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था, और फिर पिछले दिनों लंदन और बर्मिंघम में
जो बहुत सारे निवेशक समूह के साथ अलग अलग व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जो चर्चा हुई है, उसके बाद लगातार हमको कर्टन रेजर के दिन भी 7,500 करोड़ के निवेश के करार हुए थे और लंदन बर्मिंघम में लगभग 12,500 करोड़ के निवेश के करार हुए हैं। साथ में अन्य भी बहुत सारे प्रस्ताव हमारे पास आए हुए हैं और कल दिल्ली में जो निवेशकों के साथ मिलने का कार्यक्रम है रोड शो का, उससे पहले भी हमको काफ़ी सारे प्रस्ताव अभी प्राप्त हुए हैं। हम सभी का आकलन कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करना चाहते हैं, लेकिन हम यह भी देख रहे हैं, यह भी आकलन कर रहे हैं कि राज्य की दृष्टि से और जो हमारी यहाँ पर उपलब्धता है ज़मीनों इत्यादि की, उसमें हम किन लोगों को दे सकते हैं और किन लोगों के आने से राज्य के अंदर निवेश भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। उन सभी का आकलन करने के बाद ही निवेशकों के साथ करार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। रुड़की के बेलडा के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव वर्मा ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है। गंगनहर किनारा स्थित रविदास घाट पर बेलडा के पीड़ित परिवार ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जो पिछले 13 दिनों से लगातार जारी है। वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव वर्मा धरने पर पहुंचे और पत्रकार वार्ता कर 3 अक्टूबर से भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। इस दौरान संजीव वर्मा ने बताया कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, वे भूख हड़ताल जारी रखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ भूख हड़ताल की चेतावनी दी है, उनके साथ जो भी हड़ताल पर आएंगे वो उसका स्वागत करेंगे। अधिवक्ता के भूख हड़ताल की चेतावनी से प्रशासन और सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग। इस पे शासन के किसी भी व्यक्ति द्वारा अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। दिलाने के लिए कल से भूख हड़ताल स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए आज प्रेस वार्ता रखी गई है। मैं पीड़ित परिवार को, मेरे लिए कोई धर्म जाति नहीं है, ना ऐसी समाज से मेरा ऐसा वो है। मेरे लिए वे पीड़ित है और उनको न्याय दिलाने के लिए मैं इस धरने पर धरना स्टार्ट करा था और भूख हड़ताल भी इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए कर रहा हूँ। अगला कदम तो भाई यही है मेरी, या तो ये हत्या करा देंगे या मैं खुद मर जाऊँगा। बेलडा प्रकरण में जो बेलडे के निवासी हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट समाज के लोग हैं, उनके साथ नाइंसाफी तो हुई है, सबको पता जग जाहिर है। लेकिन शासन और प्रशासन, मैं समझता हूँ कि यहाँ भेदभावना स्वरूप होकर काम कर रहा है। जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया उन्हीं को जो पुलिस ने पकड़ के जेलों बंद कर दिया, और जो 2 बच्चे जिनका परिवार है पीछे, उनके साथ मिस हैपनिंग हुई है, अनहोनी हुई है, उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं सोचा अभी तक भी। तो उनके परिवार की परवरिश के लिए कम से कम मुआवजा, कहीं मुआवजा 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक, और इनको भी जो है कोई मुआवजा अभी तक नहीं मिला। और आने वाले टाइम में अगर इन्होंने जल्दी निर्णय नहीं लिया तो हो सके इसका खामियाजा इनको भुगतना। भाजपा ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने मुनीष सैनी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुनीष सैनी ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने जो उन्हें जिम्मेदारी दी है वो उस पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगे। कलियर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मुनीष सैनी को अब उत्तर प्रदेश ओबीसी मोर्चा का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। श्यामवीर सैनी ने कहा कि मुनीष सैनी को जो जिम्मेदारी मिली है उससे संगठन को मजबूती मिलेगी और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का ओबीसी मोर्चा 2024 में नए आयाम स्थापित करेगा। और प्रदेश नेतृत्व का सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे पर इतना बड़ा विश्वास जताया है, और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आज उन्होंने इतना प्यार, और यही मेरी शक्ति है, कार्यकर्ता है, इन्हीं के बल पर जो हो, इन्हीं के साहस से मैं आगे बढ़ता हूं, इन्हीं से मुझे ताकत मिलती है, और मैं जो मेरे को उन्होंने जिम्मेदारी दी है उसका पूरा निर्वहन करूँगा। पार्टी का कार्यकर्ता हर समय जो हो बिल्कुल निस्वार्थ काम करता है और महसूस की कोई बात नहीं है। पार्टी ने एक सम्मान दिया है और सम्मान के साथ में जो भी हमारी जिम्मेदारी लगाई है उस जिम्मेदारी को पूर्णतः। देहरादून में कांग्रेस पार्षदों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नगर निगम कमिश्नर का घेराव कर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। पार्षदों ने नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए और जमकर नारेबाजी की। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्षद उर्मिला थापा ने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि बरसात के कारण कई वार्डों में सड़कें टूट गई हैं, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है,
जबकि पार्षदों का कार्यकाल दिसंबर तक समाप्त हो रहा है। ऐसे में अभी तक निगम ने वर्क ऑर्डर पास नहीं किए, जिस कारण पार्षद अपने क्षेत्रों में कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। वहीं पार्षदों ने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि 10 दिन के अंदर वर्क ऑर्डर पास नहीं किए गए तो प्रतिदिन पार्षद नगर निगम कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। ये है कि बरसात के कारण सारी सड़कें नालियां खराब हो चुकी हैं। जो टेंडर होते हैं उनके वर्क ऑर्डर और बॉन्ड नहीं होते हैं। बोर्ड बैठक में पार्षदों के हित में 20 लाख रुपए की निधि जो पास हुई थी, जिसमें कि 5 लाख जो है सड़क की टूट फूट के लिए और 15 लाख सड़कों के लिए, लेकिन उसका न तो अभी तक कोई नापजोक हुई है, न कोई टेंडर हुआ है। हमें 5 साल हो गए मांगते मांगते, तो 5 साल में कब ये लाइटें आएंगी और ये जो टेंडर है हमारे कब होंगे। जो कोटेशन वाले टेंडर लगते हैं बहुत अति आवश्यक होते हैं कि किसी घर में पानी घुस रहा है, वो यहाँ 3-3 महीने तक कोटेशन के वर्क ऑर्डर नहीं हो। उत्तरकाशी मुख्यालय में कूड़े की समस्या एक बार फिर खड़ी हो सकती है। दरअसल जनपद मुख्यालय के तिलोथ के पास नगरपालिका ने कूड़ा निस्तारण केंद्र बना रखा है, जिसके विरोध में जन आंदोलन हुआ था, जिसके बाद जिला प्रशासन और स्थानीयों के बीच सहमति बनी कि नगरपालिका 60 दिन के अंदर यहां पर कूड़े का निस्तारण कर यहां खाली कर देगी। लेकिन 60 दिन तक समय पूरा हो चुका है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं नगरपालिका के ईओ का कहना है कि कूड़ा निस्तारण केंद्र के पास से सड़क का निर्माण चल रहा है, इसलिए काम में समय लग रहा है। सर और विधायक जी के साथ और नगर पालिका के साथ मीटिंग हुई थी। वहाँ पर हम लोगों ने सबने ये तय किया था कि पूरी मतलब जो हम ग्रामवासी तिलोथ के ग्रामवासी लोग थे, सबने तय किया था कि यहाँ पर जो कूड़े का काम चलेगा वो सिर्फ 60 दिन के लिए चलेगा, 1 सितंबर से, और आज ये 2 अक्टूबर तक काम चलेगा। इसलिए यहाँ पे सब ग्रामवासी यहाँ पे आ रखे और हम जो है आज मशीन को यहाँ पे बंद करवाने के लिए सब लोग इकट्ठे हैं। अभी यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष जी आ रखे थे, हमने उनसे भी वार्ता की है कि आज के बाद जो है यहाँ पर काम नहीं चलेगा। जितना कूड़ा यहाँ पे आ रखा है सिर्फ यही कूड़ा यहाँ पे छटनी होगी, इसके बाद यहाँ पे जो है कोई न कूड़ा आएगा, सिर्फ जो यहाँ पे कूड़ा छटनी हुई यही यहाँ से जाएगा। जहाँ एक और आज देश स्वच्छता कार्यक्रम मना रहा है, वहीं आज हमारी तिलोथ की जनता जो है, ये तिलोथ का क्षेत्र जो है कूड़े के उसमें जो है मातम मना रहा है। प्रशासन के साथ और शासन के साथ एक बात ये तय हुआ था, नगर बचाने की जो बात थी उसमें कहा गया था कि नगर को बचाने के लिए जो है इस कूड़े का जो है निस्तारण होना बहुत ज़रूरी है, और 2 माह का समय जो है हमसे प्रशासन ने और नगर पालिका परिषद ने मांगा था, जिसके समक्ष जो है जिलाधिकारी के समक्ष और माननीय विधायक जी के समक्ष जो है हमारा और हमारी समिति का जो था एक समझौता तय हुआ था, जिसकी अवधि 2 माह के लिए हुई थी और वो जो है हमारी वो समाप्त हो गई है। तो माननीय जिलाधिकारी जी ने जो है नगर पालिका को निर्देशित किया है। तो आज जब इस पर जो कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो हमारे क्षेत्र की जनता ने, आज हमारे तिलोथ की जनता ने यहाँ पर एक सूक्ष्म जो है धरना प्रदर्शन किया है। लोग भी वहाँ पर गए थे, जो धरना प्रदर्शन पर कुछ लोग बैठे थे, जो वहाँ के सदस्य, उन्होंने जो कमेटी बनाई थी अपनी ऊपर की, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन्हें बोला है कि फिलहाल हम की जो है यहाँ पे कूड़ा जो है खाली करिए। कुछ प्रॉब्लम हमारी ये आई कि जो हमारा आरडीएफ वो हमारा प्रॉपर नहीं जा पाया, क्योंकि गाड़ियों की यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ 12 टायर वाली गाड़ी हमें मिल नहीं पा रही है, ये छोटी गाड़ी है तो उसमें कम जाता है। दूसरी चीज़ हमें परेशानी तब हुई, कुछ तो बारिश की वजह से हुआ, काफ़ी दिन बारिश रही, कूड़ा गीला हुआ, छटाई नहीं हो पाई। और मेन प्रॉब्लम आई है जो पीडब्ल्यूडी ने ऊपर सड़क हमारी जो बनाई उसका हैवी पत्थर हमारे आते रहे, जिस कारण से काम रुका। तो इसमें भी हमारे 15 दिन जो है हमारे ख़राब हुए, केवल इसी पीडब्ल्यूडी वाला जो सड़क बनाई गई थी उसके जो पत्थर आ रहे थे उसके कारण। तो हमें केवल 10-12 दिन की ज़रूरत है, ये हमने उनसे आग्रह किया है, तो वो कह रहे कि वार्ता करेंगे। अब फिलहाल जो उन्होंने कहा है कि काम जो है जो आरडीएफ आपको पड़ाइए हटवाइए, तो वो हमारा हटवाने की कार्रवाई कर रहे हैं। सीएम धामी ने लंदन में औद्योगिक समूह कयान जेट के साथ उत्तराखंड में स्कीइंग रिजॉर्ट विकसित करने के लिए 3800 करोड़ रुपए के निवेश का एमओयू किया, जिसमें कयान जेट के साथ देवभूमि के प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र औली, दयारा बुग्याल और मुनस्यारी में स्कीइंग रिजॉर्ट प्रोजेक्ट विकसित करने का ऐतिहासिक समझौता किया गया है। इसी कड़ी में पांचगाई रैथल से आए प्रतिनिधिमंडल सहित अन्य गणमान्य लोगों ने विधायक और सीएम का धन्यवाद ज्ञापित किया। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि मेरा सपना है कि रैथल, बाड़सू, पाला, पाही, द्वारी को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाए। ऐसे में जिले में अन्य बुग्याली क्षेत्रों से लगे गांवों को भी आगे बढ़ाने को लेकर दिन रात प्रयासरत हूं। विधायक जी को धन्यवाद देने और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने यहाँ आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार ने
जो इस महायोजना के लिए आज जो है ये ऐतिहासिक कदम है। 3800 करोड़ का जो एक पैकेज महायोजना के तहत हम लोगों को उत्तरकाशी जनपद के ये दयारा में और ओली में और मुंशियारी में जो आज ये महायोजना सरकार जो लागू करने जा रहे हैं, हम माननीय विधायक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो आजकल लंदन दौरे पे ओयू के कयान जेट के साथ जो दयारा बुग्याल, औली और मुंशियारी बुग्यालों के लिए जो बजट और ओयू के आए, उसके लिए हम माननीय अपने गंगोत्री क्षेत्र के तेज तर्रार विधायक और माननीय युवा मुख्यमंत्री जी का हार्दिक नंदन वंदन अभिनंदन करते हैं। बहुत ही हर्ष के साथ हम पांचगांव एवं भटवाड़ी क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधिगण आए हैं और माननीय विधायक सुरेश चौहान जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को हृदय की गहराइयों से बधाई दे रहे हैं कि अभी जो ग्लोबल समिट की जो दिसंबर में होने वाली जो बैठक है, उसके पहले जो लंदन में जाकर के उन्होंने 4800 करोड़ रुपए का MOU साइन किया है। निश्चित तौर पर यदि ये कार्य होता है तो हमारे संपूर्ण उत्तरकाशी जनपद के साथ साथ में उत्तराखंड की आर्थिकी में एक रॉकेट सा परिवर्तन आएगा और निश्चित तौर पर जो आने वाले हमारे युवा साथी हैं उनके हाथों में रोजगार होगा और एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। मैं पुनः हृदय से अपने तमाम क्षेत्र की तरफ से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को और हमारे युवा क्रांतिकारी तेज विधायक भाई सुरेश चौहान जी को हृदय की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। उधम सिंह नगर के खटीमा में उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट बरी अंजनिया के कार्यकर्ताओं ने टेढ़ा घाट के मुख्य चौक पर लोगों को हेलमेट पहनने को लेकर जागरूक किया। साथ ही यातायात के नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया और समस्त जानकारी भी दी। ट्रस्ट के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने बताया कि आज जो जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, इसमें जितने हेलमेट पहने हुए लोग आए थे उनको उपहार स्वरूप एक पेन देकर सम्मानित किया गया और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए उत्साहित करने की भी हिदायत दी गई। ग्राम प्रधान बंदिया उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट बरी इंजीनियर जो है बहुत एक अच्छा जन संपर्क बना रही है और जो है कि लोगों को जागरूक कर रही है कि बाइक चलाते समय या वाहन चलाते समय जो है हेलमेट का प्रयोग करें और इससे जीवन की रक्षा होती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।